बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेरे वीलॉग आप नहीं दे सके, पिछले 2-3 वीलॉग मिसिंग थे और उसकी वजह ये थी कि मेरी सेहत के मसाइल चल रहे थे काफ़ी अरसे से और रेस्ट नहीं मैं कर पा रहा था। उसकी वजह से ज़रा शिद्दत ज़्यादा बढ़ गई और फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया और हॉस्पिटल से वापस आया। और कल रात को आपको ट्विटर पे भी कुछ कार्रवाई का पता चला होगा। मेरे घर के यहाँ बैक साइड पे कल 7-8 नामालूम अफराद जो थे वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फील्डिंग लगा कर खड़े थे और जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने उनको देख लिया। उसके बाद उनको लाइट मारी क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और उस अंधेरे में वो लोग खड़े हुए थे। जब वहाँ पे रोशनी मार के उनको चेक किया, फिर मैंने एक आदमी को भेजा, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया जी कि वो फोर्सेस के लोग हैं और कोई एक्सरसाइज है जो वो ये कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनसे हमने बात करना चाहिए तो वो उस तरफ चले गए और फिर उसके बाद बात नहीं हुई, लेकिन ये लोग खड़े रहे। मैंने इसको ट्विटर पे डाल दिया और अपनी सिक्योरिटी को मैंने थोड़ा सा और टाइट कर दिया। फिर हम ख्याल रखते रहे थोड़ी देर तक, लेकिन ये आपको आइडिया है कि क्यों होता है और कौन करता है। लोग तो सरकारी लग रहे थे जो थे, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बेड रेस्ट पे था तो मैं ख़ुद मूव नहीं कर पाया, वहाँ जाकर देख नहीं पाया। जो मेरे सिक्योरिटी के लोग गए वो ये बताते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फोर्सेस के लोग थे और लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, क्योंकि ये दूर फासले से बात हुई है। हमारा बंदा ऊंची जगह पे खड़ा हुआ था और वो नीचे दूर खड़ा हुआ था अंधेरे में, जो बात करने के लिए थोड़ा सा करीब आया था। जब आवाज़ें उसको दी और लाइट उसके ऊपर मारी तो वो बाकायदा विजिबल नहीं था कि वो किस तरह के यूनिफॉर्म में है। बहरहाल फिर वो लोग रात गए तक वहाँ पे रहे, उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने आकर वहाँ पे पैरों के निशान, जिस गाड़ी पे वो आए थे उसके टायरों के निशान और जो दूसरी गाड़ी थी, ये सारा कुछ पुलिस ने नोट किया और फिर पुलिस भी चली गई, रात गए। तो ये एपिसोड हुई है। इससे पहले भी इसी तरह यहाँ पे मेरे घर को घेरते थे। पहले तो पुलिस घेरती थी, अब पुलिस जो है वो पंजाब की है तो पुलिस नहीं है, कोई और फोर्सेस हैं। लेट्स सी ये क्या करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश होती है। तो मैंने ये गुजारिश की है कि जिसने भी आना है दरवाजे से आओ। पहले भी मैंने कोई किसी किस्म का रजिस्ट नहीं किया, पहले भी किसी किस्म की मुज़ामत नहीं की। जब भी कोई दरवाजे से आएगा किसी किस्म की कोई मुज़ामत नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोई दीवार फैलाएगा, कोई शख्स जो है वो गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश करेगा, चाहे 1 हो चाहे 100 हो, तो उनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जितनी मुश्किल में हम उसको डाल सकेंगे उतनी मुश्किल में हम उसको डालेंगे। लेकिन अगर कोई दरवाजे से आएगा तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बेशक 1 मरतबा छोड़ के 10 मरतबा आप आएँ, ड्राइंग रूम में बिठाएंगे। अब आ जाए जनाब खबरों की तरफ। पहली खबर जो है, बल्कि शुरू ही वहाँ से कर लेते हैं कि रियाज पीरज़ादा साहब हैं वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक, उनका स्टेटमेंट पहले और फिर उसके बाद आपको अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट, ये दोनों मैं आपको बताता हूँ। रियाज पीरज़ादा साहब ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के हालात हमसे मज़ीद मुंह नहीं मोड़ सकते, मुल्क के हालात से हम मज़ीद मुंह नहीं मोड़ सकते। और उन्होंने अख्तर मेंगल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शुक्र है कि ईवान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो 1993 में देखता था इंसानी हकूक़ के हवाले से हमें बैन अवी सतह पर भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फिर उन्होंने बाहर निकले और निकल कर उन्होंने बताया कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसमें इदारे ज़िम्मेदार हैं यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और उन्होंने कहा कि इदारों को ज़िम्मेदार करार देते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जुर्रत नहीं कर सकती और पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीदा जाता है। वो रजीम चेंज ऑपरेशन में भी ऐसे ही पार्लियामेंटेरियंस को ख़रीदा गया था और उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया है। अख्तर जान मेंगल साहब बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और आपकी पूरी एक पार्टी है। अख्तर मेंगल साहब के बलबूते पर यह हुकूमत खड़ी है। तो अख्तर मेंगल साहब ने जो है वो ये कहा कि कभी हमें यहाँ धकेल दिया जाता है, कभी हमें वहाँ धकेल दिया जाता है। यानी वो अपोजिशन और हुकूमत के बेंचों की तरफ इशारा करके कह रहे थे। तो वो कौन लोग हैं जो अख्तर मेंगल साहब जैसे भारी भरकम सियासतदान को भी धकेल देते हैं। वो अपनी बहुत मायूसी का इजहार कर रहे थे, बड़ी तकलीफ़ का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में उन लोगों की हुकूमत है जो उसे पाकिस्तान की कॉलोनी समझते हैं। बलूचिस्तान में मुतअद्दिद वाक़यात में शहरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है और उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतें आती रहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हालात तब्दील नहीं हो रहे।
इससे हमारे इस दावे की तस्दीक होती है कि बलूचिस्तान में इन लोगों की हुकूमत है जो उसे पाकिस्तान की कॉलोनी समझते हैं। खारान में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हाथों मारे गए 3 लोगों में एक तालिब इल्म वसीम ताबिश शामिल था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने लापता अफराद के लिए शायरी की थी। यहाँ लिखना बोलना भी गुनाह हो गया है। आप एहतजाज करें तो उठा लिए जाते हैं और गायब कर दिए जाते हैं। बड़ी भयानक पिक्चर दिखा रहे हैं अख्तर जान बेंगल साहब। न जाने ये कुव्वतें क्या चाहती हैं। खुदा का वास्ता हमें इस मुकाम तक ना धकेला जाए जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। इन हथकंडों से आप दहशतगर्दी तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नफ़रत के जो बीज बोए जा रहे हैं उन्हें दुनिया की कोई एटमी ताकत ख़त्म नहीं कर सकेगी। अगर हमें इस मुकाम तक धकेला गया तो हमसे वापसी की उम्मीद ना रखें। बलूचिस्तान में हमारी बाकायदा नस्लकुशी की जा रही है, वही नस्लकुशी जो 1970 में बांग्लादेश में की गई। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सब आपकी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है। आपके हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। क्या लाशों की बेहुरमती इस तरह की जाती है? नश्तर अस्पताल की लाशें बरामद हुई, उसके बारे में उन्होंने बात की और फिर उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि हर लाश का DNA टेस्ट किया जाए। जाली मुकाबलों की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज की सरबराही में आला सतह का इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अब ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं रियासत पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जो पीरज़ादा साहब ने लगाए हैं और जो अख्तर जान बेंगल साहब ने लगाए हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान की आप बात करें तो महरूमी ही महरूमी है। अभी फिर हमारी टीम बलूचिस्तान में काम कर रही है, कई ज़िलों में काम कर रहे हैं। हमने वहाँ 830 मकानात मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि अभी 1000 मकान मज़ीद हम बनाने जा रहे हैं। कल से हमने इसका सिलसिला शुरू कर दिया है। सामान प्रोवाइड किया जा रहा है, वो तमाम विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे जो वहाँ से आएंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर बलोचों का क्या कसूर है? बलूचिस्तान के लोग बेचारे बहुत पिसे हुए हैं। वो शिकवा और शिकायत कर रहे हैं। जिससे भी मिलते हैं वो कहते हैं जी हमें मौके नहीं दिए जाते, हमें तालीम के मौके नहीं मिल रहे, सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, हमें सड़कें नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका हो जाए वो माजूर हो जाता है क्योंकि अस्पताल ही मैसर नहीं है, इलाज की सहूलत नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उनसे उन लोगों को दूर रखा गया है। तो इसके लिए जितने बलोच लोग आवाज़ उठाते हैं वो बिल्कुल हक पे आवाज़ उठाते हैं। उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए और बलूचिस्तान के बहन भाइयों को उनका हक लेके देना चाहिए, इससे पहले कि एहसास महरूमी जो है वो बढ़ता चला जाए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है और ये सवाल जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने उठाया है। सिद्दीक जान साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उठाया, मैं भी उठा देता हूँ वहीं से पढ़ के। और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल और आजम सवाती की तरह सरदार अख्तर मेंगल और रियाज पीरज़ादा को भी गिरफ्तार करके नंगा करके करंट लगाया जाएगा। देखिए अब ये बात कहां जा रही है। और अगर कोई ये सवाल उठाए तो सवाल तो वैलिड है, इसका कोई जवाब ना देना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन सवाल वैलिड है कि ये पिक एंड चूज चल रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई भी बंदा छोटी सी गलती करे, पकड़ो कपड़े उतार दो। और वही अल्फाज या वही सच्चाई, अगर आप सच्चाई भी इसको कहें, अगर वही सच्चाई कोई और बयान करे, उससे मिलती जुलती सच्चाई कोई और बयान करे, तो क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत का वो हिस्सा होगा लिहाजा उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखो, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत को इस वक्त एक प्रोटेक्शन शील्ड हासिल है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की। ये एक ऐसी वजह है कि अगर इंपोर्टेड हुकूमत का बंदा धमकी लगाए इदारों को, इदारों में बैठे हुए लोगों को, या इदारों की गलतियों की निशानदेही करे या उन्हीं गलतियों की दूसरे अल्फाज में या दूसरे तरीके से निशानदेही करे, तो उनको कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर ऐसी ही कोई निशानदेही इमरान खान साहब की पार्टी का कोई बंदा करे या कोई आम सहाफ़ी करे तो फिर उसको निशाने इबरत बना दो। और कमज़ोर के लिए जो है वो कानून कुछ और है, ताकतवर लोगों के लिए कानून कुछ और है। ये नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ नैब की जो अपीलें थी वो भी उन्होंने हाईकोर्ट से वापस लेने का फैसला कर लिया है, क्योंकि सबको नज़र आ गया है कि कवानीन ही बदल गए हैं, हर चीज़ तब्दील हो गई है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया गया है। लिहाजा कोई ज़रूरत नहीं है अब आवाम का पैसा और टाइम ज़ाया करने की। हाँ, ये हो सकता है कि ये हुकूमत तब्दील हो जाए, इलेक्शन आ जाए, 2/3 अक्सरियत से लोग इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाए और फिर इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में कवानीन को सख्त करें, और कवानीन को वैसे ही सख्त करें जैसे वो कवानीन सख्त हैं चाइना में, जैसे वो कवानीन सख्त हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में। और उन सख्त कवानीन के नतीजे में जितने लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है उनसे ना सिर्फ पैसा बरामद किया जाए बल्कि उनको कानून के मुताबिक सजाएं भी दी जाए।
अब इसहाक डार साहब ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं। इसहाक डार साहब का जो हनीमून पीरियड था वो मुकम्मल हो गया। इसमें तो कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, मेरे ख्याल में सबसे बेहतर उन्होंने इसको बयान किया। उन्होंने कहा कि डॉलर हनीमून ख़त्म, सरकारी स्क्रीन्स कुछ भी बता रही हूँ। आज इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये के मुकाबले में ओपन मार्केट में 230 का हो गया है, वो भी मतलूबा मिकदार में दस्तयाब नहीं है। हाँ, बगैर रसीद ट्रेडिंग 236 रुपये में धड़ाधड़ हो रही है। डॉलर 236 रुपये तक दोबारा पहुंच गया है, यानी इसको सादा करें तो ये बात है। अब बाहर से कौन सा पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से रेमिटेंस भेजेगा, एक बड़ा सवाल है। इसहाक डार साहब ने दौड़ लगा दी है। जितने दावे किए थे, जितनी उनके लिए तैयारी की गई थी, उसका मज़ा सिर्फ इतने वक्त के लिए ही आ सकता था। इसहाक डार साहब के लिए पहले एक जाल बिछाया गया जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को फंसाया गया और मिफ्ता इस्माइल साहब को दबाव डालकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी गई ताकि मिफ्ता इस्माइल के ऊपर वो बोझ पड़े और डार साहब आकर उस बोझ को उतार दें। नंबर एक तो ये किया गया। नंबर दो, मिफ्ता के दौर के अंदर डॉलर की कीमत को ऊपर जाने दिया गया, डॉलर की कीमत को बढ़ाया गया और बढ़ाया गया और बढ़ाया गया ताकि इसहाक डार जब आए तो उनको 15-20 रुपये 25 रुपये एक मार्जिन मिले डॉलर की कीमत कम करने का, और उससे वो अपने आप को कहेंगे जी मैं बहुत मकबूल आदमी हूँ, देखें मैंने कितने अच्छे फैसले किए हैं। साथ ही जो फ्यूल एडजस्टमेंट का था वो वाला खेल भी खेला गया। ये सारे खेल खेल कर डार के लिए विकेट तैयार की गई कि इसहाक डार जब आए तो आकर उनको फ़ायदा पहुंचे इसका। जब वो आए तो उन्होंने डॉलर की कीमत को नीचे किया, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी एलसीज पेंडिंग कर दी। ये डॉलर 250 से भी ज़्यादा महंगा होने का इम्कान है, हो सकता है 250 से 300 रुपये के दरमियान जो है वो डॉलर पहुंच जाए। और ये मुझे कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स रोकी हुई है इस वक्त, और जो कंटेनर्स लगे हुए हैं धड़ाधड़, और जो एलसीज पेंडिंग है, जिस वक्त वो मामला नॉर्मलाइज हुए तो एकदम डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी और फिर वो कंट्रोल नहीं होगी। लेकिन अब आ रहे इसहाक डार साहब जो थोड़ी दिनों तक पहले तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हुकूमत में आने से पहले कह रहे थे कि पेट्रोल जो है वो 70 रुपये लीटर होना चाहिए। इमरान खान दे रहे थे 150 रुपये का, कहते 70 रुपये लीटर, आधे पैसों का पेट्रोल होना चाहिए। बिजली इमरान खान साहब दे रहे थे 16 रुपये से 18 रुपये के बीच में, तो उस वक्त ये कह रहे थे कि नहीं नहीं बिजली की कीमत जो है वो भी कम होनी चाहिए, 11 रुपये का यूनिट होना चाहिए। गैस की कह रहे थे बिजली आधी कीमत की होनी चाहिए, गैस आधी कीमत की होनी चाहिए उसका बिल। और महंगाई जो है वो भी कह रहे थे कि 11-12% महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसको सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। तो महंगाई पहुंचा दी 40% से ऊपर, यानी 3 गुना महंगाई कर दी जब से आए डार साहब और इनकी हुकूमत। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह है वो 6% से 2% तक इन्होंने पहुंचा दी है। पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी रोक कर रख दी है। बिजली का यूनिट 3 गुना महंगा कर दिया है, बजाय इसके कि सस्ता करते 3 गुना महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत 70% महंगी कर दी है, यानी 250 रुपये से ऊपर का पेट्रोल मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो इसहाक डार के लिए मैनेज किया गया था वो भी सारा ख़त्म हो गया। डॉलर की कीमत नीचे आने के बाद अब वापस ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो इस मरतबा कसूर किसका है, ज़रा डार साहब के स्टेटमेंट सुने आप। पहला स्टेटमेंट, मुझे उस वक्त लाया गया जब मुल्क का सत्यानाश हो चुका था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी है। वही मिफ्ता इस्माइल वाले बहाने दोबारा शुरू। भाई तरजीह दी है, इमरान खान सस्ती सारी चीज़ें दे रहा था, मुल्क भी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा था। आप हर चीज़ महंगी दे रहे हैं, मुल्क भी डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो डार साहब ये तो आप लोगों का किया कराया है। आपने इस मुल्क को सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम से दोचार किया और उसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़े, और आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान पिस कर रह गया है अपनी मईशत के पेश नज़र। अब आ जाए एक और स्टेटमेंट डार साहब का। उन्होंने कहा डॉलर के हवाले से जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है। अभी थोड़े दिन पहले, यानी फिटे मुंह ही कहने को दिल कर रहा है, थोड़े दिन पहले जब डॉलर की कीमत कम हो रही थी तो इसहाक डार साहब अपने खाते डाल रहे थे कि देखो देखो डॉलर सस्ता हो गया, देखो देखो मैंने पाकिस्तान के इतने पैसे बचा लिए, देखो देखो जैसे ही मैं आया हूं डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया, जैसे ही मैं आया डॉलर 5 रुपये सस्ता हो गया, जैसे ही मैं आया हूं डॉलर 10 रुपये सस्ता हो गया। ये इसहाक डार साहब डॉलर के सस्ते होने को अपने खाते डाल रहे थे थोड़े दिन पहले, और अब जब डॉलर महंगा हो रहा है तो इसहाक डार का स्टेटमेंट सुने आप।
डॉलर के हवाले से जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है, इसहाक डार की नहीं है। डॉलर सस्ता है तो इसहाक डार, महंगा है तो स्टेट बैंक। ये वाला हिसाब कभी आपको समझ आएगा? फिर आप कह रहे हैं कि 4 साल की बदइंतजामी की वजह से महंगाई हुई है। मामला बड़ा सादा है। मामला यह है कि महंगाई का नाम लेकर 2 नंबरी करके ये सारे इक्तदार में आए, और इक्तदार में आने के बाद सबको अपनी अपनी लालच थी। रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकारों को अपनी लालच थी, रिजीम चेंज वालों को अपनी लालच थी, जितने लोग पीएमएलएन का टिकट लेना चाहते थे उनको अपनी लालच थी, किसी ने पैसे ले लिए उनको अपनी लालच थी, कुछ ब्लैकमेल हो रहे थे इदारों के हाथों उनको अपनी लालच थी। तो इन सब ने अपनी अपनी लालच इकट्ठी करके एक रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। अच्छा, उसका सब ने अपना अपना फायदा उठा लिया। किसी ने ज्यादा वजारतें ले ली, किसी ने को मुशीर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। सब ने अपना अपना कुछ गेन कर लिया, और जो बाकी रह गए उन्होंने एनआरओ 2 ले लिया और अपने सारे केसेस माफ करवा लिए। इस सारी सूरत हाल के बाद मईशत तो इनकी तवज्जो थी ही नहीं, मईशत के ऊपर तो ये आए ही नहीं थे। ये रिजीम चेंज महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो किया ही नहीं था, और जिस काम को इन्हें नहीं करना था, जिसको संभालने की इनमें कैपेसिटी नहीं थी, वहां पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसकी वजह से अब पाकिस्तानी मईशत की एक तबाही, एक महंगाई और एक बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस, इस सबको भुगतने पर मजबूर हैं। तो ये डार साहब की भी दौड़ लग गई। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जान छुड़ाएंगे और इनकी जान नहीं छूटेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।